नमस्कार दोस्तों, साथियों। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की अगली क्लास लेने जा रहे हैं। तो कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, और शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में आपको बताया गया शिक्षा क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। आपको बताया शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, और एक पक्ष सीखने वाला होता है और दूसरा पक्ष सिखाने वाला होता है। तो जो सीखने वाला पक्ष है वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी कहलाता है, और जो सिखाने वाला पक्ष है वो शिक्षक कहलाता है। इसके बाद हमने बताया शिक्षा को यदि अंग्रेजी भाषा से जोड़ा जाए तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन शब्द आपको बताया लैटिन भाषा के ही 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सर्वाधिक मान्य या प्रमुख शब्द कौन सा है, एजुकेटम। और एजुकेटम बताए, एजुकेटम शब्द भी लैटिन के ही 2 अन्य शब्द ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। तो ई का अर्थ अंदर से, ड्यूको का अर्थ बाहर निकालना या विकसित करना। तो यहाँ पे आपको एजुकेटम के अनुसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताया। क्या? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में अंतर्निहित क्षमताओं को, योग्यताओं को बाहर प्रकट किया जाता है या विकसित किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है। तो वही क्या है, आपकी शिक्षा है। तो यह आपको कल पिछली क्लास में बताया गया शाब्दिक अर्थ। अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे शिक्षा का संकुचित अर्थ। नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकीर्ण अर्थ, सीमित अर्थ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए एक विद्वान थे, ड्रेवर। कौन थे? जेम्स ड्रेवर। इन्होंने बताया, जेम्स ड्रेवर ने, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार, यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा को परिभाषित करते हुए जेम्स ड्रेवर ने बताया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान को, चरित्र को एवं व्यवहार को विशेष सांचे में ढाला जाता है। स्वाभाविक सी बात, अब इसको समझो। आप देखते हो ज्ञान को, बालक के ज्ञान को। अब आप देखते हो कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, यदि वो डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसको जो ज्ञान या नॉलेज प्रदान किया जाएगा वो किस क्षेत्र का दिया जाएगा? डॉक्टरी क्षेत्र का। यदि कोई बालक वकालत की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसको जो नॉलेज या ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिस सांचे में ढाला जाएगा नॉलेज वाले में, तो वो नॉलेज का सांचा कौन सा होगा? वकालत के क्षेत्र का। यदि किसी को टीचर बनाना चाह रहे हो आप, तो जो टीचर बनाने के लिए आप उसको क्या दोगे? शिक्षण या अध्यापन कार्य कराने वाले गुणों में क्या किया जाएगा? डालने का उसको प्रयास किया जाएगा। अब आ जाओ चरित्र। अब आप बालक का किस प्रकार के चरित्र निर्माण करना चाहते हो? यदि आप उसको आदर्श बालक बनाना चाहते हो तो आप देखते हो जैसे आदर्शवादी बातें अपने से बड़ों के या माता पिता की आज्ञा पालन करना सिखाते हो आप। सुबह उठकर माता पिताजी के चरण स्पर्श करना सिखाते हो आप। समय पाबंद बनना सिखाते हो आप। हमेशा ईमानदारी, सत्यवादिता पर रहना सिखलाते हो आप। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? उसे देने का प्रयास या निर्मित करने का प्रयास कर रहे हो। तो आप देख रहे हो संकुचित अर्थ में क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को क्या किया जाता है? ढालने का, यानी विशेष सांचे में डालने का प्रयास किया जाता है। अब आ जाओ व्यवहार। अब आप देखो व्यवहार भी अलग अलग क्षेत्र विशेष में बालकों के अलग अलग व्यवहार निर्मित किए जाते हैं। जैसे जिस बालक को डॉक्टरी की शिक्षा प्रदान की जा रही है
तो उसके व्यवहार को नम्र, सौम्य और शांत बनाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है या उसको तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो जो डॉक्टरी का व्यवसाय है वो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र वाला है। तो यहाँ आप देखते हो आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगी या मरीज आपके पास आते हैं। अब आपको उनके प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति दया और संवेदनशीलता की भावना होगी, तभी आप उनका क्या कर पाओगे, इलाज कर पाओगे और उन्हें स्वस्थ कर पाओगे। यदि आप उनके प्रति उग्र और आक्रामक हुए तो वो उनका रोग है वो सुधरने की अपेक्षा और क्रिटिकल स्थिति में पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हो आपने डॉक्टर का जो व्यवहार था वो कैसा बनाया, शांत, सौम्य, संवेदनशील, दया युक्त और मानवीय दृष्टिकोण से आपने उसके व्यवहार को क्या कर दिया, निर्मित कर दिया। अब जैसे आपको कोई पुलिस वाला तैयार करना है तो आप भी जानते हो पुलिस को किससे निपटना होता है, अपराधियों से। अब अपराधी है कोई व्यक्ति या निर्दोष है या किसी के सिर पर या माथे पर तो लिखा नहीं है, तो आप देखते हो उनको ट्रेंड किस तरीके से किया जाता है, उनका बिहेवियर किस तरीके से किया जाता है तैयार, तो उनको सिखलाया जाता है शिक्षण या प्रशिक्षण के दौरान कि भाई आपको हर व्यक्ति से, चाहे वो निर्दोष ही है या अपराधी है, आपको हर व्यक्ति से क्या अपराध के दृष्टिकोण को रखते हुए, अपराधी के दृष्टिकोण को रखते हुए या दोषी मानते हुए क्या करना है, व्यवहार या वार्तालाप करना है। तो इसीलिए आप देखते हो जो पुलिस वालों का बिहेवियर, कभी भी आप उनसे संपर्क करना तो कभी वो किसी भी चीज की तफ्तीश के लिए या छानबीन के लिए आएंगे ना, तो आपसे वो इस तरीके का बर्ताव या व्यवहार करेंगे जैसे आप वास्तव में अपराधी हो, जबकि आप बिल्कुल निर्दोष भी हो सकते हैं। तो यह क्या है, जेम्स ड्रेवर ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को इसी तरीके से परिभाषित किया कि शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान को, चरित्र को एवं व्यवहार को विशेष सांचे में ढाला जाता है। अब एक और विद्वान थे मैकेंजी। अब मैकेंजी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए बताया, बालक की या हमारी शक्तियों की उन्नति एवं विकास हेतु किए गए सभी प्रयास, ध्यान रखना, यानी संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए जो मैकेंजी थे उनने क्या बताया, शिक्षा क्या है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की उन्नति एवं विकास हेतु क्या किए जाते हैं, सभी सचेतन प्रयास किए जाते हैं। सचेतन का अर्थ होता है जानबूझकर प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो आप भी देख रहे हो साहब, संकुचित अर्थ में शिक्षा कहाँ है, विद्यालय तक ही सीमित मानी जाती है, तो वहां आप देख रहे हो बालक को जानबूझकर विशेष प्रकार की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, विशेष सांचे में उसको डालने का प्रयास किया जाता है, विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा क्या है मैकेंजी के अनुसार, हमारी उन्नति एवं विकास हेतु किए गए सभी सचेतन प्रयास, जानबूझकर किए जाने वाले प्रयास ही हमारी क्या है, शिक्षा कहलाती है। तो यदि संकुचित अर्थ में शिक्षा को देखा जाए तो विद्यालयों में जो चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या है, शिक्षा के संकुचित अर्थ को दर्शाती है। आप भी देखते हो वहां जानबूझकर ही सारी व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं और नियोजित की जाती हैं। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, विद्यालयों में चलने वाली प्रक्रिया है जहां एक निश्चित पूर्व योजना के अनुसार, बात ध्यान रखना, पूर्व नियोजित योजना के अनुसार यहाँ निश्चित पूर्व नियोजित योजना के अनुसार, पूर्व निर्धारित विधियों के अनुसार, निश्चित समय तक, समय भी निर्धारित रहता है, निश्चित समय तक और निश्चित प्रकार का क्या दिया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो बात समझो, संकुचित अर्थ में या शिक्षा अपने संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए तो आपको हमने बता दिया
तो शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में किसको दर्शा रही है? विद्यालयी शिक्षा को दर्शा रही है, जहां पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक निश्चित प्रकार का ज्ञान और निश्चित विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। तो आप देखते हो बालक का जो विद्यालय जीवन है वो ही क्या है? शिक्षा का काल है। विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा प्रक्रिया नहीं चलती है, ऐसा माना जाता है। किसमें? शिक्षा के संकुचित अर्थ में। और सामान्य तौर पर आप भी देखते हो जो थोड़े से कम शिक्षित अभिभावक होते हैं या अनपढ़ अभिभावक होते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तभी उसका पढ़ना लिखना होता है, सीखना होता है। बाकी विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद उसका किसी भी प्रकार का सीखना या सिखलाना नहीं होता है। जबकि आप देखते हो यह केवल किसके अर्थ को प्रकट कर रही है? शिक्षा के संकुचित अर्थ को प्रकट कर रही है। तो आप देख रहे हो शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक जो विद्यालय में सीख रहा है वो केवल सैद्धांतिक पक्ष को या सैद्धांतिक बातों को ही सीखता है, या वहां पर सीखने के सैद्धांतिक पक्ष को ही अधिक बल दिया जाता है। उसके प्रायोगिक या व्यवहारिक पक्ष पर प्राय कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना, जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है तो संकुचित अर्थ में शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि उसके व्यवहारिक एवं उपयोगी पक्ष पर कम से कम क्या दिया जाता है? बल देने का प्रयास किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे आप देखते हो अपने आसपास बहुत सारे ऐसे मित्रगण या आसपास ऐसे बंधु देखे होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी में, साइंस में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी डिग्रियां अर्जित कर ली हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, किसी भी बालक ने ITI कर रखी है। अब ITI टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो या फिटर से हो, तो आप देखते हो उनने वहां से डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन यदि उनसे यह कहा जाए कि घर के दो तारों के वायरों को आपस में जोड़ दो, इनमें करंट नहीं आ रहा है, तो वो उसके व्यवहारिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। तो वहां पे आपने क्या, उस बालक ने क्या किया? केवल शिक्षा को संकुचित अर्थ में ही ग्रहण किया, उसके सैद्धांतिक पक्ष को ही आपने क्या किया? ग्रहण किया। उसके व्यवहारिक या उपयोगी पक्ष का उन्होंने वहां पर उपयोग नहीं किया। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल किस पर बल देती है? सैद्धांतिक पक्ष पर। तो आप देखते हो इस सैद्धांतिक पक्ष को प्राप्त करने के लिए बालक MA, MSc, PhD आदि अनेक सारी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है? पुस्तकीय ज्ञान है। संकुचित अर्थ में क्या है? पुस्तकीय ज्ञान है शिक्षा। इसका बालक की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास से या उन्नति से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल किसकी? मार्किंग की होड़ लगी हुई है। मार्किंग, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने, मानसिक पक्ष पर अधिक बल देने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। जबकि बालक के अन्य पक्ष हैं, जैसे शारीरिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है या संवेगात्मक पक्ष है, इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बात समझे होंगे आप। यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? विद्यालयी शिक्षा ही क्या है? शिक्षा है। विद्यालय जो काल है वो ही शिक्षा का काल है। विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद यह शिक्षा प्रक्रिया नहीं चलती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, यह बालक के क्रियान्वित या प्रायोगिक पक्ष पर बल नहीं देती है। इस शिक्षा का बालक में अंतर्निहित क्षमताओं का, योग्यताओं का या रुचियों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ बालक को बाहर से किसी भी प्रकार का ज्ञान डालने का उसके मस्तिष्क में क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। यानी ज्ञान को बाहर से ठूंसना है। यहाँ उसके अंदर क्या छिपा हुआ है बालक के अंदर, उसे बाहर निकालने का यहाँ प्रयत्न या प्रयास नहीं किया जाता है। तो जो जेम्स ट्रेवर ने जो भाषा लिखी, जो परिभाषा दी, वो बहुत सटीक थी कि भाई शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान को, चरित्र को एवं व्यवहार को विशेष सांचे में ढाला जाता है। तो आप देख रहे हो इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा आप देशभक्त भी तैयार कर सकते हो और राष्ट्र विरोधी व्यक्ति भी तैयार कर सकते हो। अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका है? सांचे का है। जिस सांचे में आप उसको पिरोगे उसी सांचे का बनकर वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? केवल पुस्तकीय ज्ञान को या किताबी ज्ञान को दर्शाती है। इसका व्यवहारिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। जनरली हम आमतौर पर सुनते भी हैं कि भाई कोई बहुत डिग्रीधारी व्यक्ति है तो आप क्या कहते हो?
कि भाई पढ़ा लिखा तो है लेकिन गुना नहीं है। तो गुना किसको दिखा रहा है? उसके व्यवहारिक पक्ष को दिखा रहा है, क्रियान्वयन पक्ष को दिखा रहा है। पढ़ा लिखा केवल किसका है? डिग्री को दिखा रहा है कि आप इतने डिग्री लिए हुए हो। ठीक है जी। तो यही क्या है, शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में क्या दिखा रही है? केवल और केवल सैद्धांतिक पक्ष को दिखा रही है, विद्यालय काल को दिखा रही है, विद्यालय जीवन को ही दर्शाती है। तो विद्यालय तक जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वही क्या है? आपकी संकुचित। ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आया होगा, तो अब मिटाएं। अब है आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अभी आपने शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझा। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा आपको बताई विद्यालय शिक्षा है, तो वही आपके संकुचित अर्थ को प्रकट करती है। विद्यालय में चलने वाली सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं? संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ शिक्षा के व्यापक अर्थ का अध्ययन करेंगे। किस अर्थ का? व्यापक अर्थ का, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ भी हम सबसे पहले कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ भी मैकेंजी ने क्या बोला। मैकेंजी कह रहे हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ध्यान देना, यानी जो मैकेंजी है वो क्या कह रहे हैं? व्यापक अर्थ में व्यक्त करते हुए शिक्षा को, यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। यानी आप अपने जीवन में जितने भी अनुभव ग्रहण करते हो, अनुभव से सीखते हो, उस अनुभव से आपके उस शिक्षा का जो भंडार है उसके भंडार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पहली चीज तो यहाँ आप देखो, जीवन पर्यंत का तात्पर्य है जन्म से मरण तक, यानी व्यक्ति के या बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। और यही प्रक्रिया शिक्षा के किसको दर्शा रही है? व्यापक अर्थ को दर्शा रही है। जन्म से मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। आप जन्म से मरण तक जितने भी अनुभव ग्रहण करते हो किसी कार्य विशेष से या किसी भी प्रकार का अनुभव लेते हो, उस अनुभव से आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं क्या होती है? ग्रोथ, वृद्धि या बढ़ोतरी होती है। तो अब इसको समझो। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म लेता है और मृत्यु तक। अब यह तो क्या कह रही है? जन्म से मृत्यु तक। मैं ये कहता हूं कि जो शिक्षा प्रक्रिया है वो मां के गर्भ से, यानी मां के गर्भ धारण से मृत्यु तक। मेरा कहना क्या है भाई, जो शिक्षा प्रक्रिया है वो मां के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो कैसे, मैं आपको
उदाहरण पेश करता हूं, और ऐसा होता भी है। आपने नाम सुना होगा अभिमन्यु का। अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जो महाभारत का एक बहुत बड़ा योद्धा था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? अर्जुन। और माताजी का नाम सुभद्रा। तो आपने ये सुनी हो कथा, और नहीं सुनी हो तो मैं सुनाता हूं। अर्जुन जी क्या थे? श्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने समय में, उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। उन्हें धनुर्विद्या की सारी योग्यताएं थी। तो वो एक दिन क्या था, अपने शयन कक्ष में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तो वहां युद्ध संबंधी वार्तालाप हो रहा था इनके माता पिता के बीच। तो जो इनके पिताजी थे अर्जुन, वो इनकी मां सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या या शिक्षा दे रहे थे, या उसके बारे में बतला रहे थे। तो चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा दे रहे थे। तो चक्रव्यूह क्या है? जैसे पुराने समय में जो युद्ध होते थे, तो युद्ध के लिए वो सेना को इस तरीके से निर्मित किया जाता था 7 परतों में, कि उसमें यदि कोई व्यक्ति, शत्रु दल का कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर आ जाए, तो वो पहले तो वो 7 उसकी जो परतें थी उनको भेदना ही असंभव था। और अगर भेद भी ले तो उससे बाहर निकलना असंभव था। यानी उसमें चक्रव्यूह में हर स्थिति में शत्रु का क्या होना था? नाश ही होना था। और इस चक्रव्यूह को भेदने की कला किसके पास थी? अर्जुन के पास थी। तो अर्जुन उनको यही चक्रव्यूह भेदन संबंधी जानकारी या शिक्षा दे रहे थे। तो अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह के 6 परत, चक्रव्यूह की कितनी? 6 परतों को भेदना बता दिया था। तो आप जानते हो, अभी बूढ़े बड़े भी अभी बचपन में हमें कहानी सुनाते थे, तो हम कहानी सुनते सुनते क्या होते? सो जाते थे। वही स्थिति यहाँ भी हुई। सुभद्रा चक्रव्यूह भेदन की कहानी या शिक्षा सुनते सुनते क्या हो गई? सो गई। और कितनी परतें भेदना सीख पाए? 6 परतें। अब सुभद्रा नहीं सीखी, सुभद्रा तो सुन रही थी, लेकिन सुभद्रा के गर्भ में कौन थे? अभिमन्यु थे। तो अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु ने वो 6 परतों को भेदना सीख लिया। और जैसे ही 7वीं परत को भेदने के बारे में अर्जुन बता रहे थे, सुभद्रा उनकी माँ अभिमन्यु की माँ क्या हो गई? सो गई। तो वो उस 7वीं परत को भेदना नहीं सीख पाए। तो आप देख रहे हो, जब युद्ध हुआ तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की 6 परतों को भेद दिया। 7वीं परत में प्रवेश करते समय वो अपने शत्रुओं के द्वारा घेर कर मारे गए। तो आप देख रहे हो, सीखना कहां से हुआ? जन्म से भी बेहतर माँ के गर्भ से। यानी माँ के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक क्या है? सीखने की प्रक्रिया शिक्षा है। अब ऐसा एक उदाहरण नहीं है, और बताऊं मैं आपको। अब आपने नाम सुना होगा अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र, अब यह भी बहुत विद्वान पंडित थे। ठीक है जी। अब नाम से स्पष्ट, अष्ट माने 8 स्थानों से या अंगों से वक्रित या टेढ़ा मेढ़ा। यानी अष्टावक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 8 स्थानों से वक्रित। अब 8 स्थान शरीर में, उनको क्या कह सकते हो? अंग कह सकते हो। तो 8 अंगों से वक्रित। अब इनकी भी कहानी मैं सुनाऊं। देखो, ये भी गर्भ में कैसे सीखे। इनके पिताजी का नाम था कहोड़। क्या नाम था? कहोड़। और इनकी माताजी का नाम था सुजाता। यानी अष्टावक्र के पिताजी का नाम कहोड़ और माता का नाम सुजाता।
अब जो कहोड़ ऋषि के गुरु थे वो थे ऋछालक उछालक ऋषि। बात समझो। अष्टावक्र के पिताजी का नाम कहोड़ ऋषि कहोड़, माता का नाम सुजाता। कहोड़ ऋषि कहोड़ के गुरु उछालक ऋषि और उछालक ऋषि की पुत्री सुजाता। बात समझ गए क्या? कहोड़ ऋषि सॉरी अष्टावक्र के पिताजी का नाम कहोड़ ऋषि के गुरु उछालक उछालक ऋषि की पुत्री सुजाता, और वो इनकी क्या थी? पत्नी थी। किनकी? कहोड़ ऋषि की। तो अष्टावक्र जी की कौन हुई है? माता सुजाता। और अष्टावक्र जी के उछालक ऋषि कौन हुए? नाना जी। अब सुनो, तो जो कहोड़ ऋषि थे ये वेद पाठी ब्राह्मण थे। कैसे? वेद पाठी ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण थे। और वेद पाठी ब्राह्मण किन्हें कहते हैं? जो रात्रि भर जाग जाग कर वेदों का पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? हम वेद पाठी ब्राह्मण कहते हैं। तो क्या था? ये कहोड़ ऋषि अपने और ऋषियों के साथ अपने ऋषिकुल में क्या करते थे? वेदों का पाठ करते थे। तो उस समय क्या थे? इनकी जो पत्नी थी सुजाता वो गर्भवती थी। तो आप भी जानते हो घर में कोई अच्छा काम होता है, रात्रि वार्तालाप होता है, सब मिलजुल के परिवार में वार्तालाप करते हैं, तो घर की महिलाएं भी घर का सारा काम निपटा के सारे कामों से फ्री होके या मुक्त होके बैठ जाती हैं भागीदारी करने। अच्छा वार्तालाप चल रहा है उसको सुन ले या अपना कुछ राय मशवरा दे ले। तो अष्टावक्र जी की जो माँ थी सुजाता वो भी अपने कार्यों को निपटा के आश्रम के और अपने पति के पास अन्य ऋषियों के साथ ही क्या होती? उस वेद पाठ को सुनने के लिए बैठ जाती। तो अब जो अष्टावक्र जी थे माँ के गर्भ में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो एक दिन वेद पाठ कर रहे थे कहोड़ ऋषि, तो माँ के गर्भ से अष्टावक्र जी बोले कि हे पिताजी, आप हर रोज वेद पाठ करते हो, रात्रि रात्रि भर जाग जाग कर क्या करते हो? वेद पाठ करते हो, फिर भी आप शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हो। अब आप सोचो कहां से कह रहे हैं अष्टावक्र जी? अपनी माँ के गर्भ से कह रहे हैं कि पिताजी आप रोज वेद पाठ करते हो रात्रि भर जाग जाग कर, लेकिन फिर भी आप शब्दों का सटीक एवं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हो। उसके बाद क्या कहते हैं? यहां तक ही नहीं रुके अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी कहते हैं मैंने अपनी माँ के गर्भ में आपके प्रसाद से यानी आपकी कृपा से ही सारे वेद पाठ कंठस्थ सीख लिए हैं, बोलना भी और सुनाना भी, स्मरण करना भी मैंने कंठस्थ सीख लिया है। और आप रोज वेद पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद आप शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे हो। आगे फिर क्या बोलते हैं? और पिताजी आप इतने बड़े ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, इन शब्दों में क्या रखा है? शब्दों में क्या रखा है? शब्दों में कुछ भी नहीं रखा है। जिन शब्दों को आप रोज उच्चारण करते हो उन शब्दों में कुछ भी नहीं रखा है। जो कुछ भी है वो स्वयं में है, सत्य है, वो शब्दों में नहीं है। सत्य किसमें है? स्वयं में है। अब आप सोचो माँ के गर्भ से ही जो बालक इस तरीके से अपने पिताजी को समस्त ऋषियों के समक्ष क्या कर रहा है? वार्तालाप में कटु वार्तालाप कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पिताजी का कहीं ना कहीं वो पितृत्व पौरुष क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। तो उनका जो कहोड़ ऋषि का जो अहंकार था वो क्या हो गया? थोड़ा सा प्रबलित हो गया और उन्होंने क्रोध के आवेश में अपने पुत्र को ही अभिशाप दे दिया, साप दे दिया कि जा तू 8 अंगों से वकृत पैदा हो। क्या हो? 8 अंगों से वकृत पैदा हो। तो उसके बाद जब अष्टावक्र जी का जन्म हुआ, इनके जन्म से कुछ समय पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो यह कथा तो बहुत लंबी है,
लेकिन यहीं तक हमारा टॉपिक यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो जब अष्टावक्र जी का जन्म हुआ तो वो 8 स्थानों से उनके अंग थे शरीर के अंदर के, वो 8 स्थानों से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, अष्टावक्र पड़ गया। तो आप देख रहे हो कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से तो है, लेकिन जन्म से भी और कहां से, माँ के गर्भ धारण से। तो शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में क्या है, माँ के गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है जी। तो आप देखते हो बालक जन्म लेने के बाद अपने परिवार में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपनी मित्र मंडली में, अपने सामाजिक जनजीवन से, अपने व्यवसाय स्थल से, अपने यात्रा वृत्तांत से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सीखे, डायरेक्ट उसमें भागीदारी करके सीखे, या अप्रत्यक्ष रूप से सीखे, प्रकृति से भी सीख रहा है। तो यहाँ व्यापक अर्थ में क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक सीखता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, बालक का जो संपूर्ण जीवन है, सारा जीवन है, वो क्या है, शिक्षा का काल है। सारा जीवन व्यक्ति का क्या है, शिक्षा का काल। और यह सारा संसार क्या है, शिक्षा का क्षेत्र, कहीं से कैसा भी कुछ भी सीख सकता है। और प्रत्येक प्राणी यहां तक कि प्रकृति भी क्या है, शिक्षक है। प्रकृति से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप देखते हो जैसे अपने स्थान से आप कहीं दूर गामी किसी प्रदेश में गए तो वहां की मौसम और जलवायु किस प्रकार की है, वहां की मौसम और जलवायु के अनुसार किस प्रकार की वहां पर फसल बुवाई की जाती है, किस प्रकार की फसलें अधिक होती हैं, किस प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है, ये सारी चीजें आप किससे सीख रहे हो, प्रकृति से। तो व्यापक अर्थ में क्या है, सारा संसार शिक्षा का क्षेत्र है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक वो क्या है, शिक्षा का काल है। और प्रत्येक प्राणी यहाँ तक कि प्रकृति भी शिक्षक है और प्रत्येक प्राणी शिक्षार्थी है। आप देखते हो माँ की गोद से, बचपन के साथियों के साथ से, खेल कूद के मैदान से, मेले से, तमाशे से, तीज से, त्योहार से, उत्सवों से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यक्ति या बालक अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। तो यह सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा के कौन से अर्थ को दर्शा रही है, व्यापक अर्थ को दर्शा रही है। तो अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। सारा संसार शिक्षा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि प्रकृति भी क्या है, शिक्षक है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी भी है और उससे उस व्यक्ति का सारा जीवन है वो क्या है, शिक्षा का काल है। अब इसका दोष स्वाभाविक सी बात है दोष ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। क्या नहीं है, प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है। बालक कहीं से कैसा भी उचित अनुचित कुछ भी सीख सकता है। आप देख रहे हो, आप घर में बहुत अच्छा माहौल है, आप करके जी करके बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही बच्चा घर से बाहर परिवेश में प्रवेश किया, 2-4 दिन 8 दिन में उसको क्या है, आसपास के जो असामाजिक तत्व होते हैं खिलाने के लिए ले गए और उसको उलूल जुलूल गालियां देना सिखा दी। तो वहां वो बच्चा क्या सीखा, अनुचित सीखा। तो यही इसका दोष है, यह क्या पूरी तरीके से अनियंत्रित है, यहाँ किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अच्छा इसकी और क्या है, यहाँ सैद्धांतिक पक्ष पर कम बल दिया जाता है। यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा के क्या है, सैद्धांतिक पक्ष पर बल कम दिया जाता है या ना के बराबर दिया जाता है। यहाँ बालक का जितना भी सीखना होगा वो व्यवहारिक पक्ष द्वारा होगा, क्रियान्वित पक्ष द्वारा होगा, क्रियात्मक पक्ष द्वारा होगा, यानी करके ही सीखेगा, व्यवहार में उपयोग करके ही सीखेगा। तो जो सीखना होगा इस तरीके से वो अधिक स्थायी भी होगा। ठीक है जी। तो शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में क्या दिखा रही है, जन्म से लेके मृत्यु तक, या कहें माँ की कोख धारण से मृत्यु तक आजीवन निरंतर रूप से अनवरत बिना रुके लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी। और इसमें प्रत्येक अनुभव से उस शिक्षा के भंडार में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अब आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ।
आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है जी, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ ही दिनों बाद जैसे क्लास रेगुलर होंगे तो ऑनलाइन क्लास की भी शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।